हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम वस्तुओं के समूह क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों हम उनके जब समूह बनाते हैं तो वो क्यों जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस पर हम जो वस्तुएं हैं उन्हें क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, कुछ प्रॉपर्टीज को हमें आज पढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे वस्तुओं के समूह क्यों बनाए जाते हैं। चलिए, तो एक एक करके पहले आप रिवाइज कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया था। फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बेस पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सारे ही मटेरियल्स की सेम होती हैं, जैसे स्पेस ऑक्यूपाई करना और मास होना। इसके अलावा बाकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये सबकी सेम नहीं होती, अलग अलग यही मटेरियल्स को क्या करती है, अलग अलग ग्रुप्स में बांटती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमने बात की थी दिखावट यानी कि अपीयरेंस के बारे में। तो हमने पढ़ा बच्चों कि दिखावट के आधार पर हम वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं, या हम कहें दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक जो हमारे चमकदार होते हैं और एक दो जो गैर चमकदार होते हैं, यानी कि जो नॉन लस्टरस होते हैं। ठीक है, चलिए, सिंपली अगर हम कहें तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में उन्हें बांटते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में हमने पढ़ा कि हम क्या रख रहे हैं, दो जो अलग ग्रुप्स बना रहे हैं, उनमें पहला है लस्टरस और दूसरा है नॉन लस्टरस। ठीक है, अब ये जो लस्टरस आइटम है यानी कि चमकदार वस्तुएं, जिनमें क्या होगी, चमक होगी, कुछ शाइन होगी, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं ये सारे ही कैसे हैं, ये सारे ही चमकदार हैं। लेकिन ये सारे मेटल्स हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या जो मेटल्स के अलावा और भी कोई वस्तुएं हो सकती हैं जो चमकदार हो? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जैसे हमने आयोडीन की बात की, तो आयोडीन अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा शाइनी होता है, बहुत लस्टरस होता है, जबकि आयोडीन बच्चों एक नॉन मेटल है। ठीक, वहीं अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड भी बहुत ज्यादा शाइनी होता है। हम जानते हैं सबसे ज्यादा शाइनी डायमंड होता है, और बहुत ज्यादा हार्ड भी डायमंड होता है, बहुत कठोर भी डायमंड होता है। लेकिन अगर हम देखें तो डायमंड कोई मेटल तो है नहीं, क्या है, एक नॉन मेटल है। बिल्कुल है, कार्बन से मिलकर के बनता है, या हम कहें कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, फिर हमने कहा जो नॉन लस्टरस आइटम्स हैं, तो कुछ एग्जांपल जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, कार्बन, ये सभी क्या है, नॉन लस्टरस है, इनमें कोई भी चमक नहीं होती। तो कुछ और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि प्लास्टिक है, लकड़ी है, रबर है, रेत है, पत्थर है, तो ये सभी क्या है, नॉन लस्टरस आइटम्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी हार्डनेस की। ठीक है, यानी कि कठोरता की। अब कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो हम इनको कठोरता के आधार पर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे हार्ड मटेरियल्स और एक होते हैं हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स। अब ये हार्ड मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखो, ये हार्ड मटेरियल्स वो होते हैं जिन्हें आसानी से खरोचा नहीं जा सकता और ना ही संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, जबकि सॉफ्ट मटेरियल वो होते हैं जिन्हें आसानी से खरोचा जा सकता है और आसानी से संपीड़ित भी किया जा सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
तो अगर हम देखें कॉटन, तो कॉटन क्या है? कॉटन बच्चों एक सॉफ्ट मटेरियल है। क्यों है सॉफ्ट मटेरियल? क्योंकि कॉटन को कंप्रेस किया जा सकता है और कॉटन को आसानी से स्क्रैच भी किया जा सकता है, यानी कि खरोचा भी जा सकता है। इसीलिए ये क्या हो गई हमारी कोमल यानी कि सॉफ्ट मटेरियल। वहीं दूसरी तरफ बात करें, अगर हम डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ठीक है, अभी तक का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर कोई है तो वो है डायमंड। ठीक है, तो डायमंड काफी हार्ड होता है यानी कि कठोर होता है, जिसका मतलब उसे कंप्रेस करना और खरोचना दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरीके से हार्डनेस के आधार पर हम मटेरियल्स को दो भागों में बांटते हैं, कठोर और कोमल। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के लिए कि आपको 5 कठोर और 5 कोमल वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं। तो आपने लिख लिए होंगे, जैसे कठोर में आप लिख सकते हो डायमंड है। ठीक है, आप कोई भी हार्ड जैसे लकड़ी है, लकड़ी भी क्या होती है? कठोर होती है। इसके अलावा धातु की कोई वस्तु है, ये सभी क्या होते हैं? कठोर होते हैं। कोमल में भी आपने लिख लिया होगा, जैसे कि कॉटन है, वुल है, रबर है, तो ये स्पंज है। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं? कोमल वस्तुएं होती हैं। तो एग्जाम्पल्स आपने लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता की। ठीक है, अब घुलनशीलता के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है, या हम कहें दो पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक होते हैं हमारे सॉल्यूबल और एक होते हैं इनसॉल्यूबल। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, अब ये क्या होते हैं? देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब तो हम समझ गए हैं, घुलनशीलता। ठीक है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी तो हम समझ गए हैं, घुलनशीलता। अब घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में हम बांटते हैं, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। अब सॉल्युबल इनसॉल्युबल जैसे इनके नाम है ना, वैसे ही हम इनको याद कर सकते हैं आसानी से। सॉल्युबल यानी कि जिसके अंदर कोई भी आसानी से कोई भी दूसरा मटेरियल हो या कोई भी चीज जो है वाटर में जब अच्छे से घुल जाती है तो उन्हें सॉल्युबल कहा जाता है, और जब वो नहीं घुलते तो उन्हें इनसॉल्युबल कहा जाता है। जैसे चलो एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने एक बीकर लिया है, बीकर में डाला है पानी। ठीक है, अब इस पानी में हमने एक वस्तु डाली ए और एक वस्तु डाली बी। अब ए क्या थी? ए वाली वस्तु थी नमक। बी वाली वस्तु क्या थी? बी था एक पत्थर। ठीक है, ठीक है, एक पत्थर। हमने दो चीजें डाली हैं, नमक और पत्थर। अब हम क्या देख रहे हैं कि नमक जो है वो तो हमें अब पानी में दिखाई नहीं देगा। अब इनको जो है एक लंबी स्टिक की मदद से या एक चम्मच की मदद से या एक स्टीरर की मदद से, ठीक है, या चम्मच मान लेते हैं, ठीक है, या स्टिक ले लो, उसकी मदद से हम क्या कर लेंगे? इनको स्टेर कर लेंगे यानी कि घोल लेंगे। ठीक है, अच्छे से इनको घुमा देंगे, हिला देंगे अच्छे से। ठीक है, स्टेर कर देंगे। तो स्टेर करने के बाद हम क्या देखते हैं, जो ए हमने लिया है यानी कि नमक हमने लिया है, वो तो क्या हो गया? अच्छे से क्या हो गया? पानी में घुल गया, घुल गया अच्छे से। ठीक है, लेकिन बी वाला हमने देखा पत्थर जो है वो वैसा का वैसा ही है पानी में, वो पानी में नहीं घुला। और हम जानते हैं पत्थर तो पानी में घुलेगा ही नहीं, है ना? बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। पत्थर की जगह अगर हम कोई कपड़ा ले ले, ठीक है, कोई कपड़े का टुकड़ा पानी में डाल दे, तो क्या कपड़े का टुकड़ा पानी में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। वही हम नमक की जगह चीनी डाल दे पानी में, तो क्या चीनी पानी में घुल जाएगी?
बिल्कुल घुल जाएगी, नमक भी घुल जाएगा, चीनी भी घुल जाएगी, लेकिन ना तो पत्थर घुलेगा ना ही कपड़ा घुलेगा। तो इससे हमें समझ के आया कि दो तरह की चीजें हैं, ये दो तरह की वस्तुएं हैं, एक जो पानी में घुल जाती हैं और एक जो पानी में नहीं घुलती। ठीक है, तो जो पानी में घुल जाती है उन्हें सॉल्युबल यानी कि विलेय कहा जाता है, और जो नहीं घुलती उन्हें इनसॉल्युबल यानी कि अविलेय कहा जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं सॉल्युबल यानी कि घुलनशील और इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, इतना समझ में आया एग्जाम्पल से। चलो, तो ये तो इजी था, इतना हमें समझ में आ गया होगा। अब आप अलग अलग एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। आप बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें घुलनशील वस्तुएं होंगी और अघुलनशील वस्तुएं दोनों होंगी, और आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी वस्तुएं घुलनशील है, कौन सी घुलनशील नहीं। चलिए, तो एक एक करके इसे रीड करते हैं। मटेरियल्स दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर अपॉन स्टिरिंग आर सेड टू बी सॉल्युबल मटेरियल्स। यानी कि जो मटेरियल पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, यानी कि डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में स्टिर करने पर, यानी कि घोलने पर, है ना, घोलते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक गिलास में जब हम नमक डालते हैं तो क्या ऐसे ही घुल जाता है? नमक डालते ही पानी में घुल जाता है क्या? कभी भी नहीं घुलेगा। वो क्या होगा, उसके बॉटम में चला जाएगा, है ना, उसके जो पेंदे में चला जाएगा, घुलेगा तो नहीं। हमें क्या करना पड़ता है, किसी चम्मच की मदद से उसे घोलना पड़ता है, उसे पानी के साथ क्या करना पड़ता है, डिजॉल्व कराना पड़ता है। ठीक है, घुलाना पड़ता है, या हम कहें अच्छे से जब हम स्टिर क्या करते हैं उसको, ठीक है, स्टिर करना पड़ता है, तब जाकर के वो घुलता है। ठीक है, तो यही बात है कि जो मटेरियल्स पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जब हम उनको स्टिर कर रहे हैं यानी कि घोल रहे हैं, उन्हें कहा जाता है सॉल्युबल मटेरियल्स यानी कि घुलनशील पदार्थ। ठीक है, उन्हें कहा जाता है सॉल्युबल मटेरियल। जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है। ठीक है, अच्छा, ये शुगर और सॉल्ट दोनों ही कैसे हैं, सॉलिड है। तो क्या कोई लिक्विड भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम विनेगर की बात करें तो विनेगर तो पानी में घुल जाता है अच्छे से, है ना, विनेगर पानी जैसा भी दिखता है, और पानी और विनेगर को हम अलग भी नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए, चलो, तो क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई कि सॉल्युबल सब्सटेंस कौन से होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जिन मटेरियल्स को हम पानी में डिजॉल्व नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ मच वी स्टिर देम, तो कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर, जिन्हें हम पानी में बिल्कुल घोल नहीं सकते, नो मैटर हाउ मच वी स्टिर देम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें हम कितना भी घोल दें। जैसे एक गिलास में पानी ले लेते हैं और उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाल देते हैं या एक कपड़े का टुकड़ा डाल देते हैं। अब इसको स्टेरर की मदद से या चम्मच की मदद से कितना भी घोलने की कोशिश करें, चाहे हम पूरे दिन रात इसको घोलते रहें, लेकिन फिर भी ये पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जो पानी में नहीं घुलती, चाहे हम उन्हें कितना भी स्टिर कर ले यानी कि कितना भी घोलने की कोशिश कर ले, ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है इनसॉल्युबल मटेरियल्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं इनसॉल्युबल मटेरियल्स के, जैसे कि स्टोन यानी कि पत्थर, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, इसके अलावा काफी सारी चीजें, जैसे हम कहें लीव्स यानी कि पत्ते हैं जो, ठीक है, तो पत्तों को पानी में डालते हैं तो क्या वो घुल जाते हैं? पानी में नहीं घुलते, है ना। तो ये सभी कैसे हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल्स। तो ज्यादातर मटेरियल्स आपको इनसॉल्युबल ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, सॉल्युबल भी देखने को मिलेंगे लेकिन ज्यादा इनसॉल्युबल मिलेंगे। ठीक है, कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में नहीं डिजॉल्व होते। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बारे में। तो सॉल्युबल वस्तुएं यानी कि विलेय जो होती हैं, और इनसॉल्युबल यानी कि अविलेय जो होती
आपको कहा जाए कि आपको 5 सॉल्युबल 5 और इनसॉल्युबल यानी कि विलेय और अविलेय, 5 विलेय और 5 अविलेय आपको लिखने हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स आपको लिखने हैं जो 5 क्या है, विलेय हैं, और 5 ऐसे जो अविलेय हैं। ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। देखो, अविलेय में तो आप आसानी से लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, स्टोन्स है, क्लोथ्स है, इसके अलावा सैंड है। ठीक है, पत्थर हम जिसको बोलते हैं, सॉरी, सैंड यानी कि रेत हम जिसे कहते हैं। इसके अलावा रबर है, कॉटन है, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, एक कॉइन है यानी कि सिक्का है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी बच्चों इनसॉल्युबल होते हैं। अगर आप इन सभी को पानी में डालोगे तो वो कैसे होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, यानी कि पानी में नहीं घुलेंगे। तो आप एग्जाम आप कर सकते हो, घर में इसे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो वहीं अगर आपसे कहा जाए कि 5 सॉल्युबल मटेरियल्स आपको लिखने हैं, तो सॉल्युबल मटेरियल्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जो पानी में अच्छे से घुल जाते हैं। तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे सॉल्ट है, ये पानी में घुल जाता है। इसके अलावा शुगर है, ये पानी में घुल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें लेमन जूस है, इसके अलावा विनेगर है, ये भी पानी में घुल जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। चलिए, फिलहाल बाकी एक अल्कोहल होता है। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं, या हम कहें इथेनॉल। ठीक है, ये एक प्रकार का अल्कोहल ही होता है। इतना आपको याद नहीं रखना है, ये इथेनॉल वगैरह आपको सिंपल सिंपल चीजें ही यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, इतना अब आप नोट कर लीजिए। तो आपको अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लिखनी है, जिसमें आपको चेक करना है कि कौन से सॉल्युबल है और कौन से सॉल्युबल नहीं है। तो आप कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है। ठीक है, कोई सा भी आप घर में कोई भी कंटेनर ले सकते हो। कंटेनर में ले लेना है पानी, और एक एक करके इसमें चीजें डालनी है ना, एक एक करके इसमें चीजें डालनी है। आप देखोगे, जो चीजें पानी में डालते हो जब आप और स्टिर करते हो और वो गायब हो जाती है या दिखती नहीं है आपको बिल्कुल भी, तो वो क्या हो गई, हमारी सॉल्युबल चीजें हो गई। ठीक है, सॉल्युबल मटेरियल। और जिनको आप पानी में डाल रहे हो, कितना भी आप स्टिर कर रहे हो, लेकिन वो क्या नहीं हो रहा, घुल नहीं रहा पानी में, तो वो क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल। तो इस तरीके से आप इसे परफॉर्म कर सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट को। चलिए, क्लियर है इतना। चलो, तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि अगर आप सरसों के तेल को पानी में डालते हो तो क्या वो विलेय है या अविलेय है। इसे कैसे आप समझोगे या कैसे आप बताओगे। तो आपको क्या कर लेना है, एक कंटेनर ले लेना है या कोई बीकर ले लेना है, उसमें पानी डाल देना है। ठीक है, पानी में आपको डाल देनी है कुछ ड्रॉप्स या एक स्पून सरसों के तेल का। ठीक है, उसको आपको घोलना है। जब घोलोगे तो देखोगे आपकी वो घुल तो रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर वापस से वो क्या हो जा रहा है, ऊपर आ जाता है उसके, है ना, ऊपर क्या करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। यानी कि वो उससे अलग ही हमेशा रहता है, पानी के साथ कभी भी जो है तेल वो मिक्स नहीं होता।
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो पानी में क्या है, अघुलनशील है। ठीक है, घुलनशील वो पानी में नहीं है। चलिए, क्लियर है इतना? तो आप ये एग्जांपल्स भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात करते हैं डेंसिटी की। ठीक है, डेंसिटी यानी कि घनत्व। अब डेंसिटी से कैसे हम जो है अलग अलग जो वस्तुएं हैं, अलग अलग जो मटेरियल्स है, कैसे हम उनको क्लासिफाई करेंगे डेंसिटी की मदद से, कैसे करेंगे? चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो डेंसिटी के आधार पर हम वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कैसे दो भागों में कैसे बांट सकते हैं? चलिए, सबसे पहले समझते हैं डेंसिटी है क्या। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसे क्या कहा जाता है? डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपली फॉर्मूला लिखें तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, अब आप आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखोगे कि साइंस में, फिजिक्स, जब साइंस की ब्रांचेस बनेंगी, ठीक है, तो वहां पर आप ये फॉर्मूलाज को देखोगे, जिसके बेस पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी जाएंगी जिनको आपको सॉल्व करना होगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी है क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसे डेंसिटी कहा जाता है। दूसरी चीज, अगर हम कहें किसी सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है या किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कम है, तो इससे क्या मतलब है, इससे हमें क्या समझ में आता है? देखो, अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है, हाई है, तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है, अगर हम पानी की बात करते हैं, ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है पानी से, तो वो पानी में क्या करेगा? वो पानी में बच्चों सिंक करेगा, यानी कि डूब जाएगा। वहीं अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो जैसे अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल पढ़ा था, है ना, किसमें? जब हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर एक एग्जाम्पल हमने देखा कि ये जो पत्थर है, जब हम पत्थर को पानी में डालते हैं, है ना, ऐसा हमने पानी का कंटेनर लिया है, इसमें पानी डाला है और इसमें हम पत्थर डालते हैं, तो पत्थर कहाँ चला जाता है? सीधा इसके बॉटम में चला जाता है। ऊपर क्यों नहीं तैर रहा पानी में पत्थर? क्योंकि ये जो पत्थर है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? हाई है, ज्यादा है। अच्छा, ये हाई का सिंबल होता है, ये लो का सिंबल होता है। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। वैसे आप चाहे तो हाई लिख सकते हैं या लो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इस पत्थर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, इस वजह से ये पानी में डूब रहा है। ठीक है, और अगर किसी की डेंसिटी कम होगी तो वो पानी में तैरेगा। जैसे हम पानी में एक कॉइन डाल दें, एक सिक्का डाल दें, है ना, 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी, एक कॉइन हमने डाल दिया, तो कॉइन को भी हम क्या देखते हैं कि कॉइन भी पानी में नीचे डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि कॉइन की भी डेंसिटी क्या है? पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, इसीलिए वो डूब जाता है। वहीं अगर हम इसमें एक सूखी हुई पत्ती डाल दें, ठीक है, सूखी हुई पत्ती हमने डाल दी, अब सूखी हुई पत्ती में हम क्या देखेंगे कि ये जो सूखी हुई पत्ती है ना, ये पानी के सरफेस पर रहेगी, यानी कि इसके ऊपर, ऊपरी सतह पर रहेगी, हमेशा ऊपर की तरफ हमेशा रहेगी। ठीक है, ऊपर हमेशा फ्लोट करती हुई रहेगी, यानी कि तैरती हुई रहेगी। ठीक है, तैरना, फ्लोट करना यानी कि तैरना। ठीक है, हमेशा तैरती हुई दिखेगी। इसका मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, डेंसिटी कम होने की वजह से ये पानी पर फ्लोट कर रही है। तो यहाँ से दो चीजें आपको समझ में आते हैं, एक्चुअली तीन चीजें आपको समझ में आती है। वो तीन चीजें क्या क्या है? पहली चीज है कि डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस,
यानी कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले। दूसरी चीज, जिन सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है वो हमेशा पानी में डूबेंगे, और जिनकी डेंसिटी कम है वो हमेशा पानी में फ्लोट करेंगे यानी कि तैरेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक बीकर है यहाँ पर, ठीक है, बीकर में पानी है और पानी में ए पानी में नीचे डूब गया है, बी पानी में फ्लोट कर रहा है, सी डूब गया है, डी फ्लोट कर रहा है, ई भी फ्लोट कर रहा है लेकिन एफ डूब गया है, ठीक है। तो आपको बताना है ए बी सी डी ई एफ की डेंसिटी क्या है, किसकी डेंसिटी कम है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो आप आसानी से बता दोगे। देखो बी डी और ई ये क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, पानी की डेंसिटी से कम होगी, इनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, ठीक है। वही बात करें ए सी और एफ की, तो ए सी और एफ की जब हम बात कर रहे हैं तो ए सी एफ क्या है, पानी में हमें क्या दिख रहा है, नीचे डूब रखे हैं, है ना, सबसे नीचे है, बॉटम में है, तो यानी कि डूबे हुए हैं पानी में, यानी कि इनका जो घनत्व है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, पानी से ज्यादा है, ठीक है। इनका घनत्व ज्यादा है, इस वजह से ये डूब रहे हैं। अगर हमें रखना हो तो ए सी और एफ इन तीनों की जो डेंसिटी है वो क्या है, वो है ज्यादा, इसलिए ये डूब रहे हैं। और बी डी और ई की बात करें तो इनकी डेंसिटी है कम, इस वजह से ये पानी में फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे लीव्स एंड क्रॉक्स फ्लोट इन वाटर, यानी कि लीव्स होती हैं जो पत्तियां हैं, क्रॉक्स हैं वो पानी में क्या करते हैं, हमेशा फ्लोट करते हैं। जैसे लीव्स है या यहाँ पर क्रॉक्स हैं, ये पानी में हमेशा क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं यानी कि तैरते हैं। जबकि अगर हम पत्थर की बात करें या किसी कॉइन की बात करें तो ये हमेशा क्या करेंगे, सिंक करेंगे पानी में, यानी कि डूबेंगे पानी में, ठीक है। तो सिंक करना यानी कि डूबना, फ्लोट करना यानी कि तैरना। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी के बेस पर कैसे हम जो मटेरियल्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमें समझ में ये आया कि डेंसिटी के बेस पर हम मटेरियल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, दूसरा जिनकी डेंसिटी कम है पानी से। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो सिंक करेंगे और जिनकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेंगे यानी कि तैरेंगे। चलिए, तो नोट कर लीजिए डेफिनेशन को, एग्जाम्पल्स को। चलिए, तो यहाँ पर एक आपको होमवर्क भी करके आना है। अब होमवर्क क्या है, अच्छा होमवर्क से पहले यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो फ्लोट कर रही हैं यानी कि तैर रही हैं, तैरना, फ्लोट करना यानी कि तैरना। और कुछ वस्तुएं हैं यहाँ पर जो सिंक कर रही है, सिंक करना यानी कि डूबना, ठीक है। तो कुछ वस्तुएं हमें दिख रही हैं जो तैर रही हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो डूब रही हैं। तो क्या समझ में आता है, ये वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी जो डेंसिटी है, इनकी डेंसिटी कम है, किससे, पानी से, ठीक है, वाटर से इनकी डेंसिटी कम है। और यहाँ पर जो वस्तुएं डूब रही हैं यानी कि इनकी डेंसिटी क्या है, पानी से ज्यादा है, इसीलिए ये क्या हो रही हैं, डूब रही हैं, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको पांच ऐसी वस्तुएं लिख के आनी है जो फ्लोट करेंगी, पांच ऐसी वस्तुएं लिख के आनी है जो सिंक करेंगी, यानी कि पांच वस्तुएं जो डूबेंगी और पांच वस्तुएं जो तैरेंगी, ठीक है। ऐसे पांच वस्तुओं को आपको लिख के आना है और ये वस्तुएं आपके सराउंडिंग में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक बड़ा कंटेनर लेना है, कंटेनर में पानी डाल देना है और उसमें आपको अलग अलग चीजें डालनी है, ठीक है। तो उन अलग अलग चीजें डालोगे जब आप, तो आप देख लोगे आपको कोई काम की चीज नहीं डालनी है,
ठीक है, आपको वैसी ही चीजें डालनी है और उन चीजों को डाल करके आपको ऑब्जर्वेशन करना है और आपको ऑब्जर्व ये करना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो फ्लोट हो रही हैं यानी कि तैर रही हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो डूब रही हैं। ठीक है, तो इससे आसानी से आप एग्जाम्पल लिख पाओगे। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। बच्चों, आज हमने कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, जिनमें से एक थी डेंसिटी और एक थी सॉल्युबिलिटी। तो कैसे हम डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी के आधार पर वस्तुएं या मटेरियल्स को वर्गीकृत करते हैं। जैसे हमने सॉल्युबिलिटी की बात की, तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम उन्हें दो भागों में बांटते हैं। एक में हम ऐसी वस्तुओं को रखते हैं जो विलय होती हैं यानी कि सॉल्युबल होती है, और एक में हम ऐसी वस्तुओं को रखते हैं जो अविलय होती हैं यानी कि इनसॉल्युबल होते हैं। वहीं हमने डेंसिटी की बात की, तो डेंसिटी के आधार पर हम ऐसे ही वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला तो वो जो वस्तुएं तैरती हैं और दूसरा वो जो वस्तुएं डूब जाती हैं, यानी कि जिनकी डेंसिटी कम होती है वो तैरती हैं और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो डूब जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ और आपको एग्जांपल्स लिख के आने हैं घर से, जो आपको सराउंडिंग में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा है और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी कम है। साथ ही आपको सॉल्युबिलिटी वाला भी होमवर्क करके आना है, जिसमें जो सॉल्युबल वस्तुएं हैं और इनसॉल्युबल जो आपको अपनी सराउंडिंग में दिखती हैं वो आपको करके आना है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।